आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं रचना बंसल। हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज हुई है। कार्यवाही जारी है, सीधा रुख करेंगे। इसका बकाया है, बकाया यानी सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन का भी बकाया है, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का भी बकाया है, और वहां आज के दिन में बैलेंस भी है 4 करोड़ रुपया। तो ये 6-6.5 करोड़ रुपए का खर्च, इसको आप 3 महीने में पूरा करिए, और आवश्यकता होगी तो और देंगे, नहीं तो अप्रैल से नए वर्ष में देंगे। नहीं, आप जो है ना, एक बार जो आप वहां कह के आए थे ना, उसके ऊपर भाई जो पैसा आपके पास देख लेना। आप पैसा तो है आपके पास ऑलरेडी। इन्होंने किया था उस टाइम इन्होंने अनाउंस कर दिया, तालियां बजवा दी। समझे नहीं, 6.5 करोड़ अरे आपके पास पड़ा। तालियां मार के बल्ले बल्ले बल्ले। रहने जी, असल में तो श्री मावन खान जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हमारे विधायक साहब को बताना चाहूंगा, क्योंकि मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का पूर्ण भौतिक रिकॉर्ड खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पुनाना के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसलिए विभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को पूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से रिकॉर्ड प्राप्त होने के उपरांत अध्यक्ष अभियंता पंचायत राज कर्ता विंग को रोहतक द्वारा 2 महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत मनरेगा के कार्यों में कथित भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर ली जाएगी। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि डिपार्टमेंट के पास भ्रष्टाचार के किए हुए कामों का रिकॉर्ड ही नहीं है। और एक मिनट मंत्री जी, मेरे क्वेश्चन पूरा हो जाए सर, जब जवाब दे। पूरा क्वेश्चन पूरा सप्लीमेंट्री पूछ। यहाँ 20 रास्ते बनाए थे, मेरे क्वेश्चन 20 रास्ते बनाए थे, एक रास्ते के 20 नाम रखे, 20 बार पैसे निकाले, उनका रिकॉर्ड नहीं, और एक भी रोड़ी वहां नहीं लगी। 90 कैटर सेट बनाए, एक भी कैटर सेट नहीं बनाए, उनकी सारी पेमेंट खा गए, और मंत्री जी कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। और इसी तरह से एक बिछोर में FIR 232 हुई जो सीएम फ्लाइंग ने की थी, ये रही 13 करोड़, कोई उनका मतलब कार्रवाई नहीं होती, फिर क्यों FIR लॉन्च करते हैं, क्यों फ्लाइंग टीम सीएम फ्लाइंग टीम रहती जब इन पर कार्रवाई नहीं होती, भ्रष्टाचार पर लगाम ही नहीं लगता, तो क्या जरूरत है इन टीमों को बनाने की। मेरा ये क्वेश्चन है कि इस चीज का जवाब दिया जाए। मंत्री अध्यक्ष महोदय, ये हमारे 2 जिलों में मनरेगा के जो काम थे उनमें खामियां पाई गई थी, ये बिल्कुल हमारे विधायक जी सही कह रहे हैं। और हमने हमारा जो विजिलेंस विंग है डिपार्टमेंट का, उसको ये जांच के आदेश विभाग के द्वारा दिए गए थे, और इसमें जो जो लिप्त पाए गए अधिकारी या कर्मचारी, उन पर FIR दर्ज की गई है, और वो जांच जारी है। इसमें हमारे जो ABPO थे, कुछ लोग ये टेम्परेरी जॉब पे थे, ये पुलिस उनको अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई हम इस पर करने में लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी मैं आश्वस्त करता हूं इस पर जल्द देने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। एक और 2 क्वेश्चन तो पूछ सकता हूं सर। एक जो ये पंचायत डिपार्टमेंट में विजिलेंस विंग बनाई हुई है, इसका क्या काम है? ये लेटर इशू करती है, विजिलेंस में केस जाते हैं, जैसे पंचायत में विजिलेंस है सर, ये कोई कार्य नहीं करती। इस वजह मेरी आपसे दरखास्त है माननीय मुख्यमंत्री साहब के जरिए कि इस पे ध्यान दिया जाए, और किसी ऐसे डिपार्टमेंट में इसको तब्दील किया जाए जहां जाके कार्रवाई हो सके। धन्यवाद। मैं आश्वस्त करता हूं, अगर ये 2 महीने में हमारे विंग के द्वारा इसकी सही रिपोर्ट नहीं दी गई, तो हम इसको विजिलेंस ब्यूरो को सौंपने का काम करेंगे, और जहां दूध का दूध और पानी कराने का काम करेंगे, और जो भ्रष्टाचार डिम्बक की तरह हमारे डेवलपमेंट को खा रहा है उसको रोकने का काम करेंगे। जीरो टॉलरेंस में हमारी सरकार काम करना चाहती है, हम उस पर लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कड़े फैसले सरकार ने लिए हैं, और आने वाले समय में अभी आप देखिए FIR सरसा में किसने दर्ज की? हमारी सरकार ने की। पलवल में किसने की? हमने की। 122 कर्मचारी अधिकारी जो उसमें लिप्त थे, हमने कड़े फैसले लिए हैं। अभी मैं पूरे जिले के राज्य स्तरीय प्रोग्राम में गया हूं, वहां जहां जो लिप्त पाए गए थे उन लोगों के खिलाफ नहीं, उसको रोकेगा कौन? उसको हम लोग रोकने में लगे हुए हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ, प्लीज, ये भ्रष्टाचार शुरू नहीं हुआ। इस भ्रष्टाचार को रोकने का अगर कड़ा फैसला लिया है वो हमारी सरकार ने लिया है। आज हमारी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं कि अधिकारी या कर्मचारी हो या उसके अंदर और कोई लोग हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
आप चलिए। देखेंगे पिछले दिनों में 3-4 जिलों में अगर सख्त कार्रवाई की गई तो हमारी सरकार के द्वारा की गई है, इसके रिजल्ट सामने आएंगे बहुत जल्दी। श्री आपको जगदीश नायर जी। सर धन्यवाद। सर ब्रिज 84 कोस भगवान कृष्ण, हाँ 16 नंबर बोल दिया सर मैंने। ठीक। आंसर लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सर मेरा विधानसभा क्षेत्र ब्रिज 84 कोस परिक्रमा में आता है। ब्रिज 84 कोस का अर्थ है जो परिक्रमा कर लेता है, भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का दर्शन कर लेता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये परिक्रमा उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखी है। हरियाणा में इसका लगभग 30 किलोमीटर हिस्सा आता है जो बिछोर से लेके हसनपुर गुजरता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एक शादी समारोह में गए थे और बड़े अंदाज में लोगों की सुन के उन्होंने कहा था आपका पुल बनाया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सबसे बड़ी मांग थी हमारी, बहुत सरकारें चली गई, यमुना नदी पर वो पुल बनने लगा। अब इस रास्ते की अति आवश्यकता है। करोड़ों यात्री ब्रिज परिक्रमा में यहां से गुजरता है। मेरा सुझाव है कि यहाँ अच्छे वृक्ष लगाए जाए, 33 फुट चौड़ा ये रास्ता बनाया जाए, शौचालय बनाए जाए, बेंच यहाँ लगाए जाए, क्योंकि ये हमारा धार्मिक क्षेत्र है। हम कृष्ण भगवान की जन्मभूमि के लोग हैं, वहीं से ये परिक्रमा गुजरती है। करोड़ों यात्रियों के आवागमन पर वहाँ ये रास्ता बनना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ 1.5 किलोमीटर की सड़क और नई बनाने जा रहे हैं। यहाँ से जेवर एयरपोर्ट भी हसनपुर से 20 किलोमीटर रह जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है ये सड़क चौड़ी बननी चाहिए ताकि जेवर के लिए भी आवागमन उत्तर प्रदेश और बाकी हमारे हरियाणा का आवागमन होगा। और ये ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा बहुत महत्वपूर्ण परिक्रमा, पूरे इलाके का इस पर नजर है। मेरे से बार बार लोग कहते हैं कि इस परिक्रमा का उद्धार कराइए। मेरा आपसे अनुरोध है माननीय डिप्टी सीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, ये परिक्रमा बहुत सुंदर बनाई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि 31 किलोमीटर हरियाणा में, करेक्ट करूंगा 36 किलोमीटर ये मार्ग हरियाणा में पड़ता है, जिसके अंदर से लगभग 6.25 किलोमीटर पुनाना कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और बचा हुआ 31.6 किलोमीटर होडल के अंदर पड़ता है। हमारे पास अभी 1.5 किलोमीटर का राइट ऑफ वे और सड़क का रास्ता नहीं है, जिसको हमने ई भूमि पर डाला हुआ है। और माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि आप भी थोड़ा प्रयास कर जो लोग वहां पर जमीन देना चाहते हैं इस पूरे मार्ग के कंप्लीशन के अंदर, उनसे सहयोग मांगकर इसको कंप्लीट कराएं। जहां यमुना नदी के ब्रिज की कंप्लीशन की बात है, ऑलरेडी यूपी सरकार से 2 बार सीएम साहब के लेवल पर भी ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है और यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन ने लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया और मुझे उम्मीद है कि जल्द जो ब्रिज का काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो एक परिक्रमा है इसको यूपी और हरियाणा सरकार मिलकर पूरी कंप्लीट कर पाएगी। इसमें सर हो गया और सर इसमें ये हो गया ये पुरानी मेवा सिंह जी। 17 सर आंसर लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ 33 किलोमीटर का टुकड़ा है पीपली से और यमुनानगर तक, और यमुनानगर से जितनी भी माइनिंग होती है वैध अवैध टोटल डंपर इस सड़क से होके पूरे हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान में जाते हैं। दूसरा, यमुनानगर में शुगर मिल है। किसान यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले का किसान गन्ना लेकर इसी सड़क से यमुनानगर शुगर मिल में जाता है। बहुत रस इस सड़क पे होता है। और क्या है 33 किलोमीटर का टुकड़ा बनाने में भी सरकार सक्षम नहीं है। और पिछले 3 साल से हम यही जवाब सुन रहे हैं। और माइनिंग से सरकार पैसा तो वहां से इतना कमा रही है, क्या उस पैसे 33 किलोमीटर टुकड़ा 4 लेन नहीं कर सकते? मेरा मंत्री से अनुरोध है, लोगों की समस्या देखते हुए इस सड़क को जल्दी बनवाने का कोशिश करें। और दूसरा, लाडवा में सारा दिन बड़े बड़े डंपर जो यमुनानगर से रेता बजरी पत्थर लेके जाते हैं, अंबेडकर चौक पे सारा दिन इसकी वजह से जाम लगा रहता है। इस सड़क को जल्दी से 4 लेन बनाने का काम करें। दूसरा, ये सड़क अगर पेवे तक बन जाए, पंजाब, हरियाणा और यूपी 3 स्टेट को सड़क जोड़ने का काम करती है। मेरा दोबारा से अनुरोध है, इसको जल्दी से बनाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो केवल मात्र 30 किलोमीटर के पैच की बात कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी मॉर्थ से टेकअप कर लिया है और इसको पटियाला से चीका, चीका से पेवा, पेवा से पिपली,
पीपली से लाडवा, लाडवा से यमुनानगर, इस पूरे पैच को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने की मांग करी है, जो मेरी रिसेंट NHAI के अधिकारियों से अपडेट हुई है। ऑलरेडी प्रपोजल बनकर जो हमारी केंद्र सरकार की PIB है, कैबिनेट सब कमेटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्रूव करती है, उसके लिए प्रपोजल बन चुका है। फिर भी अगर मार्च तक भारतमाला 2 के अंदर PIB में ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं करते, तो हम जो ये हमारा पीपली टू यमुनानगर का पूरा पैच है, इसको फिर हाइपर एन्युटी मोड के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर डेवलप करेंगे, जिससे इसकी स्ट्रेंथनिंग भी हो जाएगी, वाइडनिंग भी हो जाएगी और इसको स्टेट हाईवे के तौर पर डिक्लेयर कर हम कंप्लीट करेंगे। श्री अभय सिंह चौटाला जी। 18। मंत्री जी, सब नहीं है, एक बार जरा बाहर देख लें। नेक्स्ट श्री दूराराम जी। 190। अभी लगेगा, अभी आए। एक मिनट, मंत्री जी आ रहे हैं, एक मिनट बैठ, अभी आ रहे हैं, एक मिनट आ जाएगा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई माननीय अध्यक्ष जी, कोई इमरजेंसी भी हो सकती माननीय है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हमारे सम्मानित विधायक को बताना चाहूंगा, श्रीमान जी, मिलेगा, बैठ जाइए। कार्यालय भवन का निर्माण आप बैठ जाइए, मिलेगा आंसर, मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। तैयार करवाया जा रहा है। खंड विकास और पंचायत कार्यालय, आप बैठ जाइए, आपको आंसर मिलेगा। अभी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, किसी भी मेंबर को हो सकती है, किसी भी सदस्य को हो सकती है। नहीं, कोई मैं आपका आंसर दिलवाऊंगा, चाहे क्वेश्चन जितना मर्जी मुझे बढ़ाना पड़े। ये तरीका क्या है? आपको आंसर चाहिए ना। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं दे रहा हूं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं, मंत्री के ब्याह पर मैं उत्तर दे रहा हूं। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ये बात ठीक है कि जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी करने वाले हमारे विजय साहब आ गए हैं, मैं एक पंक्ति दो बोलूंगा, फिर बाद में ठीक से उत्तर देंगे। उनकी जो तस्करी करने वाले ऐसे जो जुड़े हुए लोग हैं, बाकायदा कानूनन जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी वो हमने सब चिन्हित कराई है, और जो इलीगल ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी उनको हमने तोड़ा है, इसको स्वीकार हम करते हैं। लेकिन मेरा हमारे प्रश्नकर्ता विधायक साथी से एक प्रश्न है, मैं प्रश्न का प्रश्न कर रहा हूं। इन्होंने आगे लिखा है कि मकानों के विध्वंस की कार्रवाई, अगर इसको ये विध्वंस की कार्रवाई मानते हैं तो इसका मतलब ये कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि इसको गलत मानते हैं। क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि हमने कार्रवाई जो की है ऐसे मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई काम ठीक किया है और उसको ये विध्वंस कहते हैं? इसका मतलब पहले हमको ये पूछना पड़ेगा ये उधर है कि इधर है, ये किधर है? और इसके आगे का जवाब हमारे मंत्री जी आ गए, वो देंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि क्रिमिनल्स और ड्रग तस्करी करने वालों पर नकेल कसने के लिए और जो उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाकर संपत्तियां बनाई हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हम संबंधित विभाग को सारा डाटा देते हैं कि इतने केसेज हैं इसके खिलाफ और इतने वो हैं। टोटल 178 संपत्तियों पर बुलडोजर चला है सर, जिसमें से 72 रिलेटेड टू मादक पदार्थों से है। और मैं समझता हूं कि किसी भी कानून पसंद व्यक्ति को इस पर एतराज नहीं करना चाहिए, इसकी सराहना करनी चाहिए। आपके संज्ञान में भी अगर कोई होगा आप हमें सूचना दें, हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम प्रदेश से ड्रग तस्करी, गुंडागर्दी, शराब, माफियाज
हम इन सब पर नकेल लगाना चाहते हैं। और जब से हमने कार्रवाई करनी आरंभ की है सर, स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में ठंड पड़ गई है, इनके हौसले टूटे हैं और हरियाणा छोड़ छोड़कर ये लोग भाग रहे हैं। और मैं संकोच नहीं करूंगा, अगर ऐसे और भी केस हमारे सामने आएंगे तो सरकार कार्रवाई करने में एक बार भी नहीं हिचकेगी, जरूर कार्रवाई करेगी। अगर जा तो बदमाशी छोड़ दो और जा हरियाणा छोड़ दो, हम किसी को भी अपने प्रदेश में ये गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं करने देंगे। और उसके लिए हम और कानून भी ला रहे हैं। जल्दी हम विधानसभा में जहां ऑर्डिनेंस के माध्यम से हमने उसको सारा क्लियर कर दिया, हरकोका का, हम वो भी ला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रदेश के लोग अमन और शांति से रहे। कोई भी देश या प्रदेश तभी तरक्की करता है अगर वहां पर अमन और शांति है। और अमन और शांति बनाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे सर। एक मिनट बैठिए, पहले उनका क्वेश्चन है। हाँ, स्पीकर महोदय वो पूछेंगे। मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैंने स्वयं उसमें ये जोड़ दिया आगे कि जिन लोगों के मकान तोड़े या जिनके खिलाफ कार्रवाई करी। मुख्यमंत्री जी, इस मामले में अगर सबसे ज्यादा इस विधानसभा में इन अपराधों को लेकर के, खास करके नशा तस्करी, नशे से जुड़े हुए मामले को अगर किसी ने उठाने का काम किया तो मैंने किया और सबूत के साथ किया। सबूत के साथ आपके सामने सारी बातें रखी, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है तुम्हारी। मैं सदस्य महोदय की सराहना अगली जानकारी जो आपसे लेना मैंने तो एक ही विषय, एक शब्द का विषय उठाया है कि अपने प्रश्न में ये कहते हैं कि वो विध्वंस हुआ। विध्वंस हमेशा जो होता है उसकी तो एक प्रकार से निंदात्मक शब्द है कि हम शायद उसको ठीक नहीं मानते इसलिए विध्वंस हो गया। आप ये कहते हैं कार्रवाई, ये कार्रवाई है, ठीक है, गलत है, सरकार बताएगी, लेकिन आप पहले उसको करें ये कार्रवाई शायद गलत है, विध्वंस हुआ। तो इस विध्वंस शब्द को अगर अपने प्रश्न में से वापस लेकर के अपनी बात करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विध्वंस कहेंगे तो इसका मतलब ये इससे सहमत नहीं है। सबसे ज्यादा इस इशू को किसी ने यहां रेज किया तो मैंने किया है और आपकी सरकार ने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया आज तक। अगली सुन लो आप, मेरा जो इसमें क्वेश्चन है, जो चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं मंत्री महोदय, केवल एक ही है कि नशा तस्करी के अंदर घर में एक व्यक्ति शामिल हो जाए, दो हो जाए, सामूहिक परिवार है और सामूहिक परिवार की संपत्ति है, क्या आप सामूहिक परिवार की संपत्ति को नष्ट कर दोगे? नहीं, सामूहिक को तोड़ दोगे? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति गलत है घर में और उसके घर के 10 सदस्य दूसरे हैं, उस घर में रह रहे हैं, तो क्या आप उन 10 को भी साथ के साथ उजाड़ दोगे? आप हाँ या ना में जवाब दियो। अभी देंगे मंत्री जी जवाब। बताओ ना, तोड़ दोगे क्या? आप बैठे बैठे गर्दन नहीं ला रहे हो, कह रहे तोड़ देंगे। एक मिनट, मतलब आप इतना तानाशाही का अपना अभय जी, कोई एक आदमी गलत है, एक मिनट अभय जी, आप अपने वर्ड्स को ठीक तरीके से बोलिए। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। नहीं, गलत नहीं, कोई गलत नहीं बोला है। नहीं, गलत बोला आपने, एकदम सही बोला है। क्या बोला है कि गर्दन हिला रहे हैं? हम बिल्कुल मेरे सामने बैठे बैठे हिला रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं हाथ तोड़ देंगे क्या? आप सप्लीमेंट्री तोड़ देंगे क्या? सप्लीमेंट्री आप पूछिए। देखो, इसमें अभी आप निकाल के देख लो मुख्यमंत्री जी का आप कोई नहीं देख लेंगे, आप अपना एक्शन क्या है वो देख लो ना आप। सप्लीमेंट्री पूछिए। अब मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री का एक्शन जो था मैं वो बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक गलत है तो नो ठीक है, तो नो को भी साथ रगड़ देंगे हम, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मैं जवाब देता हूं। देखिए, दोषी कौन है और उस दोष की भागीदारी कौन बाद में बनता है, ये कानून सम्मत बात है। एक व्यक्ति अवैध तरीके से कोई अपनी कमाई करता है, उस कमाई में 10 लोगों को शामिल करता है और उसके अंदर अगर कोई उसी कमाई के कारण से उसकी संपत्ति बनती है, उस दोष के कारण से अगर वो किसी और के नाम भी कर देता है, किसी की सहभागिता भी हो जाती है, तो बराबर के दोषी होंगे। और वो संपत्ति अगर उसकी कमाई से बनी हुई है
कानून सिद्ध बात है, उसको तोड़ने में फिर 10 लोगों का और भी साथ होगा, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। पहले समाज के अंदर ये वातावरण बनाना पड़ेगा कि अपराधी कोई घोर अपराधी है, उसके परिवार के लोग भी अगर उसको साथ छोड़ना शुरू करेंगे तभी अपराध के ऊपर कंट्रोल होगा, वरना अगर साथ देने वाले अपराधियों का साथ देंगे उनको हमको साथ लपेटना पड़ेगा। ये कानून सिद्ध बात है, कोई वकील आके बता दे हमको। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने फिर वही बात दोहराई है। आप सेकंड सप्लीमेंट्री है, आपकी सेकंड सप्लीमेंट्री पूछे तो राय नहीं है। कोई यहाँ लेक्चरबाजी नहीं करनी, भाषण नहीं करना, सिर्फ सप्लीमेंट्री पूछनी है किसी का। सप्लीमेंट्री मैं भी भाषण सुनने नहीं आया। हाँ, अब नहीं सुनने आए तो बाहर जा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन का नहीं सुनने आया हूँ, दे दिया क्वेश्चन का, नहीं आया किसी का। आप सप्लीमेंट्री पूछिए। मेरी सप्लीमेंट्री का जवाब चाहिए। मैंने ये पूछा था हाउस के अंदर कि किसी एक व्यक्ति ने गलत काम किया और उसके घर के लोगों ने उसको बेदखल कर दिया, क्या उस परिवार का मकान आपकी सरकार तोड़ेगी जिसको बेदखल कर रखा है? क्या उसका मकान भी आप जाकर के तोड़ दोगे? देखिए, अगर ऐसी कोई घटना आपके पास है, सरकार के ध्यान में लाइए आप। ये मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है। हाँ, तो सरकार तो कर रही है, उन्होंने कहा कि हम ठीक कर रहे हैं। सरकार ने जवाब दे दिया आपको। किसी की बात सुन नहीं रहे हो, सरकार ने आपको जवाब दे दिया। सरकार की कमी है। ठीक है, ऐसे बहुत सी शिकायतें हैं जिनके ऊपर लोगों के बड़े बड़े मकान जिनका उस तस्करी से कोई संबंध नहीं है, कोई डिटेल है तो आप तोड़ दिए गए। कोई आपके पास डिटेल है क्या? मैं आपको एक चीज, कोई आपके पास डिटेल? अबे जी, आप मेरी बात तो सुन ले। मैंने कोई डिटेल है क्या? डिटेल ही बता रहा हूं। हाँ, बताओ, डिटेल दे दो। आप अपने आप लिख करके दो। से पूछे, मैंने आपके एसपी सरसा के पास गंगा घाट के एक आदमी के मकान को तोड़ने का नोटिस दे दिया। मेरे पास पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के आए, उन्होंने आकर के कहा कि ये मकान जिस आदमी का है, ये आदमी आज तक कभी इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कभी ये नशे के मामले में सम्मिलित नहीं है, मेरे पड़ोस का गांव है। मैंने एसपी को टेलीफोन करके ये बात कही कि एसपी साहब, आप पहले इसकी जानकारी ले लें, फिर ये नोटिस जो है इस पर कार्रवाई करें। एसपी ने बाकायदा तौर पे उस नोटिस के ऊपर पता कराया। मैंने जो व्यक्ति जिसका मकान था, मैंने उसको कहा, भाई कोई तेरा मकान का सबूत तेरे पास है? वो कहने लगा, मेरे पास मेरी फर्द है, इसकी जो है गिरदावरी है। तो मैं बोले, कागज लेकर के तू एसपी के पास चला जा और जाकर के एसपी को दिखा दे। पूरी पंचायत जाकर के एसपी को सारे कागजात ले जाकर के दिखा करके आई। उसके बावजूद जो है उसका मकान तोड़ दिया गया। केवल प्रशासन के दबाव में नहीं, ये दबाव जो है आपके ऊपर के जो मंत्री बैठे उनके दबाव की वजह से तोड़ दिया बेचारे का। देखिए, अगर चाह रहा था कोई आपके पास ऐसा, एक मिनट जरा, आपको अगर आपके पास ये थोड़े है कि आप मंत्री का अगर बैठे हो, एक मिनट सुनिए, आप सरकार के अंदर बैठे हो, आप अपनी नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। अभी माननीय सदस्यगण, नहीं, अभी समय समाप्त हो गया। कोई बात नहीं, मैं आपको 0 आवर में दे दूंगा आपको। इसमें स्पीकर सर, मैं 1 मिनट कहना चाहूंगा। हाँ जी, हाउस का समय बहुत देर से, मैंने कहा है, इस बात दूंगा, कुछ नहीं है, उस पर चर्चा हो रही है। या तो मंत्री का नाम ले, किस मंत्री ने दबाव दिया, उस मंत्री को यहाँ सामने करे। अगर कोई मंत्री नहीं है तो फिर इस तरीके की बात वाहियात हाउस में नहीं करनी चाहिए। नहीं, अब वो नहीं, समय हो गया ना उनका। पहले क्वेश्चन उनका था, माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं दिसंबर सत्र 2022 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति के नामों की सूची पैनल ऑफ चेयरपर्सन में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूं। श्री असीम गोयल विधायक, श्रीमती सीमा त्रिखा विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक विधायक, श्री रणधीर सिंह गोलन जी विधायक। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मोहम्मद इलियास आदरणीय विधायक अस्वस्थ होने के कारण पूरे सत्र के लिए
सदन में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से श्री हरविंदर कल्याण जी विधायक कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सदन में आज दिनांक 26/12/2022 की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से श्री गोपाल कांडा विधायक अस्वस्थ होने के कारण सदन के पूरे सत्र में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से श्री विनोद भियाना विधायक ने पारिवारिक अपरिहार्य कार्य कारण आज दिनांक 26/12/2022 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से रावदान सिंह विधायक ने जरूरी कार्य कारण आज दिनांक 26/12/22 को सदन की बैठक में उपस्थित न हो सकने के लिए लिखा है। आदरणीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि श्री भव्य बिश्नोई आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में विजयी हुए हैं, जो कि सदन में अब तक के सबसे कम उम्र के विधायक बनकर आए हैं। उन्होंने लंदन से स्नातक तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है तथा क्रिकेट एवं तैराकी खेलों में यूनिवर्सिटी स्तर पर कई पदक जीते हैं। मैं अपनी और पूरे सदन की तरफ से उनके निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा उनकी सदन में प्रथम बैठक में भाग लेने पर स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि वो सदन की कार्यवाही में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सबके सहयोग से पिछले सत्र की कार्यवाही नेवा पोर्टल पर सफल रही, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इस सत्र में हमारा यह प्रयास रहेगा कि पेपर का न्यूनतम प्रयोग किया जाए। इसलिए सदन की कार्यवाही से संबंधित सभी कागज पत्र नेवा पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आप सभी इन कागज पत्रों को अपने लैपटॉप, मोबाइल पर देख सकते हैं तथा भविष्य के लिए एकत्रित भी कर सकते हैं। इस कार्य में सहयोग देने के लिए विधानसभा सचिवालय की तरफ से सदन में 13 कर्मचारी जो आपकी असिस्टेंस के लिए वो नियुक्त किए गए हैं। नेवा पोर्टल पर सदन की कार्रवाई से हम निम्न प्रकार से कागज की बचत कर सकते की है। हमने विभागों की वार्षिक रिपोर्ट की 260 प्रतियां छपवाई जाती थी, जो कि अब की बार पूर्णतया नेवा पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे 100% कागज की बचत हुई है। विभागों की तरफ से हर क्षेत्र में पेपर ले की 260 प्रतियां छपवाई जाती थी, जो कि अब की बार पूर्णतया नेवा पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे 100% कागज की बचत हुई है। समितियों की रिपोर्ट की 450 प्रतियां छपवाई जाती थी, जो कि अब की बार केवल 20 प्रतियां छपवाई गई हैं, जिससे लगभग 94% कागज की बचत हुई है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर की विभागों द्वारा 275 प्रतियां भेजी जाती थी, जो अब की बार केवल 30 प्रतियां भेजी गई हैं, जिससे लगभग 88% कागज की बचत हुई है। विधेयकों की 1300 प्रतियां छपवाई जाती थी, जो अब की बार केवल 500 प्रतियां छपवाई गई हैं, जिससे लगभग 58% कागज की बचत हुई है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से कागज पत्र का प्रयोग और न्यूनतम स्तर पर ले जा पाएंगे तथा आप नेवा पोर्टल पर सदन की कार्यवाही को पूर्ण रूप से लागू कर पाएंगे, जो कि अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण होगा। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की सहायता एवं प्रशिक्षण के लिए विधानसभा सचिवालय के नेवा सेवा केंद्र का भरपूर प्रयोग करें। माननीय सदस्यगण, आज सरदार उधम सिंह जी का जन्म दिवस है। उनका जन्म आज के दिन वर्ष 1899 में हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। सरदार उधम सिंह जी सर्वधर्म स्वभाव के प्रतीक थे। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित किया है। यह सदन उनके देश की आजादी के लिए किए गए योगदान के लिए नमन करता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में पंचकूला के बरवाला खंड से नवनिर्वाचित 20 सरपंच
दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं, यह सदन उनका स्वागत करता है। एक अभी महत्वपूर्ण सूचना आदरणीय मंत्री श्री जेपी दलाल जी सभी माननीय विधायकों को देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं प्रेस गैलरी के सदस्यों को कल दिनांक 27 दिसंबर 2022 को विधानसभा में लाइब्रेरी के समीप 1 बजे दोपहर भोज के लिए सादर आमंत्रित करता हूं और यह भी सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसके तहत प्रदेश में मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। कल इस दोपहर भोज में मिलेट्स का भोजन तैयार किया जाएगा। प्योर मिलेट्स का ही खाना होगा सब। धन्यवाद। आप आएंगे, बड़ा स्वादिष्ट होगा, तरह तरह के व्यंजन होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज देसी घी का करवा देते हैं। आज का भोजन 100 रुपए की थाली, 100 रुपए की थाली वो उपलब्ध है। हाँ जी, वो आज सभी का निमंत्रण हाथ जोड़ करके नहीं, ये इसका प्रचार प्रसार भी करें, खुद भी लें और मैं लोगों को गिफ्ट भी दूंगा, खिलाते हैं। ये हमारे खास करके हरियाणा प्रदेश के लिए बाजरे का उपयोग बढ़े, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। दक्षिण हरियाणा के अंदर जो हमारे किसान हैं कम पानी में बाजरा पैदा करते हैं, इसका उपयोग बढ़ाने में सहयोग करूं। आज सभी सम्मानीय सदस्यों के लिए दोपहर भोज की व्यवस्था कमेटी रूम में की गई है। वो 100 रुपए की थाली वहां से लेकर के अपना स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण अब सचिव घोषणा करेंगे। महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधानसभा ने अपने सितंबर 2018 तथा अगस्त 2022 में वे सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राष्ट्रपति तथा राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, प्रस्तुत करता हूं। हरियाणा डोलीदार, बूटीदार, बोंडेदार तथा मुकर्रीदार मालिकाना अधिकार निहित करना संशोधन विधेयक 2018, हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022, हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2022, हरियाणा जल संशोधन संरक्षण विनियमन तथा प्रबंधन प्राधिकरण द्वितीय संशोधन विधेयक 2022, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 तथा हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022। माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारणी प्रस्तुत करता हूं। समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान विधानसभा की बैठक सोमवार 26 दिसंबर 2022 को 11 बजे प्रातः प्रारंभ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात स्थगित होगी। मंगलवार 27 दिसंबर 2022 को विधानसभा की बैठक 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा 6 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी। बुधवार 28 दिसंबर 2022 को विधानसभा की बैठक 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात स्थगित होगी। कुछ चर्चा के पश्चात समिति ने आगे सिफारिश की कि 26, 27 तथा 28 दिसंबर 2022 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा। सोमवार 26 दिसंबर 2022 11 बजे प्रातः शोक प्रस्ताव, प्रश्नकाल, कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना, सदन की मेज पर पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र, विधानसभा समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, विधान कार्य। मंगलवार 27 दिसंबर 2022 11 बजे प्रातः प्रश्नकाल, वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुमानों दूसरी किस्त प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट। वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुमानों दूसरी किस्त पर चर्चा तथा मतदान। विधान कार्य। बुधवार 28 दिसंबर 2022 11 बजे प्रातः प्रश्नकाल, निरंतर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव, अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव,
रखे जाने वाले कागज पत्र यदि कोई हो, वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुमानों दूसरी किस्त के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक, विधायी कार्य, कोई अन्य कार्य। अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। प्रश्न है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ। प्रस्ताव पारित हुआ। रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। आज का जो शून्यकाल है, इसके अंदर कुल हमारे 12 विधायकों ने शून्यकाल में पार्टिसिपेट हिस्सा लेने के लिए अपनी पर्ची डाली थी। तो सभी 12 के 12 जो सदस्य हैं, जैसा कि हमने 3-3 मिनट के लिए तय किया हुआ है, वो 3-3 मिनट के लिए और भी एक ऐसा है कि हाँ, एक उनका भी जोड़ना है, अपने कुलदीप बख्शी का नहीं आया, नहीं आपका तो नंबर ही नहीं आया, उनका तो आया था, वो बाद में कहा था। श्री मामन खान जी, एमएलए। शुक्रिया सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहता हूं कि इस बार अक्टूबर में जो बेमौसमी बरसात हुई थी, उससे किसानों के खेतों में जो पानी भरा था वो आज तक नहीं निकला, जिससे किसान परेशान है ना। उनको मैं ये कहता हूं, उसका मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से बार बार बात की थी कि इनके किसानों को पानी का निकाला जाए। कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनका 1 इंच स्क्वायर फुट भी जमीन में बीज नहीं डाला है। मेरे जो गांव इफेक्टेड थे, रीठट, उमरी, खान मोहम्मदपुर, उमरा, सुखपुरी, खुशपुरी, सुल्तानपुर, बनारसी, शहजादपुर, बाजिदपुर, बदरपुर, भादस, राजा का, जैता का, यहां तक कि घरों में पानी भरा हुआ था, वो भी नहीं निकाला। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह की इनको उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसान खुश रहे। नंबर 2, एक हमारे फिरोजपुर और नगीना 2 ब्लॉक हैं जहां एसडीओ नहीं है। एसडीओ पंचायत राज में फिरोजपुर में तो है, लेकिन उसको 4 महीने ट्रांसफर हुए हो गए, आज तक उसने कलम तक नहीं टेकी है। नगीना ब्लॉक में एसडीओ नहीं है, जिससे सारे काम इफेक्टेड हुए पड़े, विकास के सारे काम रुके पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 करोड़ हाउस में सब विधायकों को दिए थे, आज तक मेरी विधानसभा में वो पैसे खर्च नहीं हुए हैं। और जो अभी पीछे जो बजट पास हुआ था, उसमें वेगी के 180 करोड़ हर विधायक के लिए बजट में रखे थे। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कि उनको भी, विधायकों को विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत उन पैसों को भी दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री ने ये एक स्टेटमेंट दी थी 18 नवंबर 2022 को कि 5 दिन में भर जाएंगे सड़कों के गड्ढे, और आज इतने दिन हो गए, आज तक नवंबर भी गया, दिसंबर भी जाने वाला है, कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, एक बार सोना से लेके मेवात बाई रोड आके देखें, खुद होके आए। तो मैं ये कहता हूं कि नेशनल हाईवे 240 भादस, मालव, सोना, रेवासन, कवरसीका, घासेड़ा और जो लिंक रोड है, उन पे ये हाल है सर कि चलना भी बहुत मुश्किल है। आप उनकी हालत देखोगे तो ये हालत है उनकी, ये देखोगे तो बहुत बुरी हालत है सर, निकला नहीं जाता। और नंबर 3 मेरा एक सर, किसानों की एक बहुत बड़ी डिमांड है, जो बिजली खेतों के लिए दी जाती है, एग्रीकल्चर के लिए, वो रात में दी जाती है। ठंड में लोग बाहर कैसे रह पाएंगे? मेरी आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री से और बिजली मंत्री से कि उस बिजली को दिन में किया जाए ताकि किसान अपने खेतों को आसानी से भरा सके। और मेवात में
जो नशा तस्करों का हाल है वो बहुत बुरा हाल है सर। इंजेक्शन मिलते हैं मेडिकल स्टोरों पे, कोरेक्स धड़ल्ले से बिकती है। गांव वसाई सिका में 3 नौजवान लड़के 18 से 21 साल के इंजेक्शन और कोरेक्स की वजह से फांसी के फंदे को उन्हें चूमना पड़ा। मेरी सरकार से दरखास्त है कि इस पे खास तौर से ध्यान दिया जाए। और बड़गली चौक पर जो मेवात का सेंटर पॉइंट है सर, उस पे बस स्टैंड नहीं है, जिससे राजस्थान, होडल, अलवर और गुड़गांव जाया जाता है, जबकि 6 बस स्टैंड थे सर। अभी तो 3 मिनट हुए। पुराना, फिरोजपुर, झिरका, सोना सर, यहां एक जरूर से जरूर बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए। 19 जिलों में हरियाणा में ये कृषि विज्ञान केंद्र है, जबकि मेवात में नहीं है सर। हमारे 80% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कि हमारे भी यहाँ एक अगोन गांव में बहुत पंचायत की जमीन है, एक कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाए। और हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी हो गई है। जो अरावली के 7 गांव लगते हैं, पाटनोदेपुरी, पाटखोरी, बरौंडा, रावली, सिद्धरावट, भौंड, मुख्यमंत्री जी एक डैम का उद्घाटन भी करके आए थे। वहां पानी इतना आता है बरसात में, यदि उसको हम रोक के रिजर्वायर बनाया जाए तो हमारा सालों इन गांवों के लिए वाटर टेबल भी ऊपर आएगी और पीने के लिए, पशुओं के लिए भी पानी मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दें। श्री आफ्ताब अहमद जी। अरे सर, चलो, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सर, हमने कॉलिंग अटेंशन मोशन नंबर 11 लगाया था कि आज एयर पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली से भी ज्यादा हालात हरियाणा के शहरों में, गुड़गांवा, फरीदाबाद, नूहू, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, सोनीपत, पानीपत इत्यादि, उनमें सांस लेना जो है दूभर हो रहा है। वो दुर्भाग्यपूर्ण, आपने उसका रिजेक्ट कर दिया मेरे कॉलिंग अटेंशन मोशन को सर। सर, ये जीवन यापन की और जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए हम इस सदन में ही तो उसके उठाएंगे जिसकी वजह से आपके साथ। मैं तो सर यही कहूंगा कि सरकार जो है ना, ये इसे आप भली भांति जानते हो, कॉल अटेंशन तत्कालीन घटना के ऊपर होता है। सर, तत्कालीन आज ही तो हो रही है, फिर आज कौन सा पिछले 20 साल से 30 साल नहीं सर। अच्छा, उसका जब है 30 साल थे तो उसका करेंगे नहीं, आज भी हम भुगत तो आज रहे हैं सर। अगर आज भी अगर आप इसको गंभीरता नहीं मानते, इसको चुनौती नहीं मानते, तो फिर तो आप उठाइए ना। सर, उठा रहा हूं, इसीलिए तो मजबूरी व 0 आवर में उठा रहा हूं। तो 0 आवर में उठाइए ना, इसीलिए तो ये 0 आवर है सर। कहने का मतलब हमारा जो अधिकार है उसका ख्याल रखा करो। आप कस्टोडियन ऑफ हाउस है, आप उन गंभीर विषयों को जो हम उठाते हैं उन चीजों को। ये 0 आवर हमने दिया है पहले सर, वो ठीक है, पर कॉलिंग अटेंशन में यह जवाब आता सरकार का। अब 0 आवर में तो हम अपनी बात कह देंगे उस चीज का। कहिए, टाइम जा रहा है सर। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, दिल्ली से भी ज्यादा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, दिल्ली से भी ज्यादा हरियाणा के शहरों में, और मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया में 15 अगर शहरों में से अगर किसी का है तो 7 शहर अकेले हरियाणा में पाते हैं जो अंकित किए जाते हैं कि AQI इंडेक्स जो है वो खतरनाक लेवल से भी ऊपर जा रहा है। सर, ये एक दिन की ना बनाई हुई समस्या ना है, एक दिन में होगी, लेकिन इसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे, जिस चीज के लिए सरकार को गंभीरता दिखानी पड़ेगी। थोड़े दिन के लिए अभी देखा कि वहां थोड़े दिन फुहारे चले, थोड़े दिन वो हुआ, थोड़े दिन कंस्ट्रक्शन बंद होगी, थोड़े दिन ट्रैफिक का वो दिल्ली ने करा किसी चीज के लिए। लेकिन मैं ये मानता हूं सर, इन चीजों से इस समाधान का जो है नहीं होना। आज के दिन मैं ये मानता हूं कि इतना मौसम जो है, दिन में कई बार तो दिन में अंधेरा लगता है सिर्फ ये पॉल्यूशन की वजह से। और इस चीज के लिए हमें हरियाणा में इस चीज के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए सर। एनवायरमेंट भी और सारा जो है उससे इफेक्ट हो रहा है। इंसान तो हो ही रहे हैं, जानवर भी, पक्षी भी, और नन्हे मुन्ने बच्चे जो पैदा हो रहे हैं ना आज प्रदेश में, उन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और जो बड़े बूढ़े हैं उन पे उस चीज का अस्थमा पेशेंट से बड़ा वो हो रहा है। तो मेरा ये है सर कि इसमें जो भी प्रभावी कदम है सरकारों ने उठाए, उनके लिए जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बेशक के तौर पे इस चीज के लिए ले, जिससे कि क्योंकि WHO के और सबके मानक जो है ना सब जगह के, और उसमें हमारे हरियाणा में इस बात के लिए यह है। और कभी किसानों को दोष देना, पराली को दोष देना, मैं मानता हूं व्हीकुलर ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन और अन्य कारण हैं जिसकी वजह से ये जो हमारा एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और इससे हम समझते हैं कि करनाल में भी, नारनौल में भी,
कैथल में, धारूहेड़ा, मानेसर, सर 4 नवंबर का डाटा है, बल्लभगढ़, सिरसा, पानीपत, जिसमें 400 के करीब जो है AQI इंडेक्स जो है इन शहरों में रहता है। मैं आज आपके माध्यम से इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि जी जो अभी हमारी भारत जोड़ो यात्रा हुई और उसमें जिस तरीके से, सर मेरी बात तो पूरी होने दो सर, भारत जोड़ो यात्रा अभी हो सामने देखो ना, टाइम क्या हो गया? नहीं सर, 248 है मार्च से, वो देखो टाइम कितना हमारे जो है हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए और सीएम साहब उन सड़कों पे चले जिन पे पैदल चलना भी मुश्किल था, और मुझे शर्म इतनी आई, हमारे साथी विधायक और मेरे हलकों में से निकल कर, मतलब पैदल चलना, गाड़ियां की तो दूर बात है, पैदल चलना उसमें दूभर है। और हम इस बात को इतना कहते आए हैं, सुभाष गंगोली जी 248A पे सर आप उसका 4 लेनिंग तो बाद में करिएगा, कम से कम उसे रिपेयर करके इतना तो कर दिए मोटरेबल हो जाए। आप सर उसमें फैसला तो ले नहीं पा रहे 8 साल से कि उसको 4 लेनिंग करनी है, हर बार आश्वासन मिलते हैं। ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा, अब उनकी समय से शुरू हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने का 4, अभी मैंने 4 मिनट कर दिया आपको, 3। हाँ जी, अभी बता रहा हूँ, खूब करो बुराई, मुझे क्या दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से अभी मामन साहब और आफ्ताब साहब कह रहे थे, पहले तो आपने चर्चा करा कि पानी बरसात के दिनों में रहा वो बाहर निकालने में दिक्कत हुई। उससे मैं बताना चाहूंगा कि इसी सदन के श्री बलराज कुंडू हैं, दूराराम जी हैं, प्रवीण डागर हैं, 3 सदस्यों ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ पानी बरसात की वजह से ज्यादा है। हमने वहां 24 घंटे बिजली चलाई। ये स्टैंडिंग ऑर्डर थे कि यहाँ पानी जब तक नहीं निकले ये चले नहीं, ये सदस्य उसके मैं उनको कोट करके कह रहा हूँ, और हमने चलवाई थी। तो ऐसा नहीं है कि आपने मुझे कहा ही नहीं, ना मामन साहब ने कहा नहीं, कहना जरूरी है सरकार के, आप मुझे कहते हैं ना जी। चलो मैं चलिए जो मेरे नोटिस में है वो कर रहा हूँ। चलो मैं कह चलिए आप सुभाष, करे मैं सुनता। अभी आफ्ताब जी बैठो, सुनो, दो नोटिस हो गया सर, मंत्री जी सुभाष जी को बोलो। दूसरा मैं वो कह रहे थे ना जी यात्रा की बात पे, उससे मेरा टाइम जान लग रहा जी। हाँ कोई नहीं, जब बोलोगे आप तभी शुरू होगा। नहीं कह दो, आप कह रहे हैं। जहां तक ये कह रहे हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा थी उस वक्त बिजली चली गई थी, मैं हाँ बता रहा हूँ जी, उस वक्त ये हुआ अध्यक्ष महोदय कि बादस गांव में वहां बिजली का ये जाने बहुत क्रॉस लाइन है। 2010 में एक बार ट्रॉली में 7 औरतें जा रही थी, एक हादसा हो गया था, 7 की डेथ हुई थी। इस करके कभी भी कोई पब्लिक मीटिंग होती है वहां भी देखते हैं कि जब बहुत लाइन आपस में क्रॉस करती है तो वहां परमिशन नहीं देते। काफिला बहुत बड़ा था, 2-3 किलोमीटर लंबा काफिला था, लोग ट्रालियों पे थे, लोग डीजे पे बैठे थे और बड़े झंडे बैनर उठा रखे थे। तो हमने एहतियातन ये करके कि ये निकलेगा 1-1.5 घंटा, तो 5:30 से लेकर 7:20 तक हमने बिजली बंद करी थी। जब ये निकल गए, क्योंकि वहां जनरेटर भी पड़े थे, उसके क्रॉस से भी लोग खंभों पे भी चढ़ रहे थे, क्योंकि जब राहुल गांधी आएगा तो सब कांग्रेस पार्टी के लोगों में इनमें एक उत्साह था। ये करके हमने 1.5 घंटे बिजली बंद करी, कभी ऐसी बिजली बंद नहीं है। सुभाष गांगुली जी, लोग खंभों पे भी चढ़े हुए थे। उठा साहब खंभों पे कोई नहीं चढ़ा अध्यक्ष महोदय। रणजीत सिंह जी ने पहले पानी की कहा, मेरे को इसी में दिक्कत नहीं है, चलो आपको मैंने कह दिया, आपने लगवा दिए मीटर, और किसी साथी ने कह दिया लगवा दिए, लेकिन पानी तो खड़ा है, अब भी खड़ा है, उसका क्या निदान है? खाली बिजली के उससे थोड़ा ही होगा, उसके लिए कहीं ड्रेन खोदनी पड़ेगी, कहीं सर्वे होगा, किसान को कंपनसेशन देना पड़ेगा, रोड पे गिरदावरी का पानी 12 महीने गिरदावरी करके कंपनसेशन देना पड़ता है। आज वो जो है किसान 2 साल पहले तक के कंपनसेशन नहीं मिले उनको, है ये रिकॉर्ड की बात है। और आज भी हर हल्के में, डॉक्टर कादियान के हल्के में, इनके हल्के में, मेरे हल्के में, सब जगह पानी भरा है। कई हजार एकड़ जो है वो किसान अपनी फसल नहीं बो सकता है, और सरकार इतनी कार्रवाई जितनी करनी चाहिए नहीं कर रही है। खुद स्वयं मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, जहां पानी में डूबे हुए हैं उनका क्या निदान हो सकता है, ठीक है।
और जहां तक रोड का सवाल है, ये बात ठीक है, हम आए यात्रा में, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। सड़क में तो गड्ढे हमने देखे हैं, हो जाते हैं, लेकिन गड्ढों में सड़क हमने वहां देखी है। गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी, सड़क कहां पर है। और ये मतलब इवन राहुल गांधी जी या और जितने भारत प्रदेशों के नेता भी आए हुए थे, सब ये कह रहे थे, यार हम तो सुनते थे हरियाणा में बहुत है, सड़कों का बहुत अच्छा इंतजाम है, मगर रख रखाव नहीं है। सड़क तो है लेकिन रख रखाव नहीं है। तो ये परिस्थिति है। और रणजीत सिंह जी, खाली मोटर का कनेक्शन देने आप तो देते हो, लेकिन पानी के लिए तो और भी तरीके निकलेंगे। इस बात को मत आप कहो, सफाई मत दो, अब पानी नहीं है, हमने मोटर के कनेक्शन दे दिया, इस बात में पानी खत्म हो गया। सुभाष गांगुली जी, जो चौधरी साहब काहे को सुभाष गांगुली जी। अध्यक्ष जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र या दिल्ली से अध्यक्ष जी, दिल्ली से पंजाब बॉर्डर तक एक नेशनल हाईवे निकला हुआ है जो बादलगढ़ वाया रोहतक जींद होते हुए जाता है। इसी प्रकार से उसकी सपोर्ट के लिए सोनीपत से भी एक उस नेशनल हाईवे में एक हाईवे को जोड़ा गया, सोनीपत से लग के और जींद के बाईपास में उसको जोड़ दिया गया। और पूरा का पूरा 300-400 किलोमीटर का जो ये नेशनल हाईवे है, ये बाकी तो सारा जमीन के ऊपर को है, लेकिन सपीतों विधानसभा क्षेत्र जुराना और बड़ौदा के लोगों तो विधानसभा से जब ये हाईवे गुजरता है तो ये आकाश में से गुजरता है। या तो पूरा का पूरा ग्रीन हाईवे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक 35 किलोमीटर का टुकड़ा इस 300-350 किलोमीटर में से 35 किलोमीटर का टुकड़े को तो ग्रीन हाईवे का नाम दे दिया। और वहां पर धरना दे रहे हैं चाबरी और बिरताना गांव और आसपास के गांव के लोग। उन्होंने पंचायत चुनाव का भी बहिष्कार किया। तो क्या इस 35 किलोमीटर का टुकड़ा 350 किलोमीटर में से क्या उसको ही ग्रीन हाईवे बनाना जरूरी है? क्योंकि हमारे दूसरे भी नेशनल हाईवे जो ग्रीन हाईवे हैं, जो दिल्ली से कटरा जाता है, ये नारनौल से जो अपना यहाँ तक आता है, अंबाला तक आता है, क्या एक वो ग्रीन हाईवे रहे जो आपने नए निकाले हैं? लेकिन एक 35 किलोमीटर का जो आसमान में को हाईवे निकाला है, कृपया उसको जमीन के ऊपर लाइए, और ताकि वो जो वहां के जो लोकल लोग हैं वो उसके ऊपर चढ़ सकें और अपना पंजाब में जाना है या दूसरी जगह जाना है। और लोग धरना दे बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने पंचायत चुनाव का भी बहिष्कार किया है कि भाई हमें रास्ता दिया जाए, लेकिन उनको रास्ता ना रास्ता दिया जा रहा है, ना उनसे कोई बातचीत की जा रही। उनसे बातचीत करके जो उनकी डिमांड है उनको पूरा जरूर से जरूर किया जाए। इसी प्रकार से मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस बात और दिलाना चाहता हूं कि 3 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री जी सपीतों में आए थे और वहां पर इनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ था। और इन्होंने ये कहा था कि हमने 500-600 करोड़ की घोषणाएं सपीतों के लिए की हैं, जिसमें 56 करोड़ का जींद से सपीतों को 10 मीटर चौड़ा करने की बात थी। उसके साथ साथ 44 के लगभग मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों की मरम्मत की बात थी, 4 नई सड़कों की भी बात थी। उसके साथ साथ 22-23 पीडब्ल्यूडी की सड़कों की मुरम्मत की बात थी। इस प्रकार से हमने पूर्णतः से मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। मैं वहां तो नहीं पहुंच पाया था, लेकिन मैंने भी अगले दिन प्रेस के माध्यम से इस बात का स्वागत किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज तक उनमें से किसी का एस्टीमेट तक भी तैयार नहीं हुआ। पैरामेडिकल कॉलेज को तो कहीं और ले जाने की बात हो रही है। और हमारा जो जींद से सपीतों का जो 10 मीटर चौड़ा करने की 56 करोड़ की जो घोषणा थी, उसके ऊपर भी कोई काम अभी तक एस्टीमेट तक भी तैयार नहीं किया गया। इसी प्रकार से और अगली अखबारों के माध्यम से बीजेपी के नेताओं ने सपीतों से पानीपत को भी 4 लेनिंग की बात की है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सपीतों के अंदर नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज में चला हुआ है और 650 लड़कियां, उसमें जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है और उस बिल्डिंग को भी नहीं बनाया जा रहा। तो जो हमारी नर्सिंग कॉलेज की 650 लड़कियां बेचारी एक दूसरी बिल्डिंग में किराए की कॉलेज की बिल्डिंग में वो करी 1500 हमारी बच्चियां गर्ल कॉलेज के अंदर हैं। 1500 और 600 2250 के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है, सारी बातें हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी उस नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनाई जा रही। क्या इस सपीतों विधानसभा क्षेत्र के लोगों का सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने विपक्ष का विधायक बना दिया? और ये जो नेशनल हाईवे निकले हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनकी वजह से हमारा जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूर्ण तरह से तहस नहस हो चुका है। आज सपीतों विधानसभा क्षेत्र से यदि किसी की आप ड्यूटी लगाएं और उन सड़कों के ऊपर से
जो कि एक घंटे में गुजरा जा सकता है। तो विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन, और पहले दिन लगातार हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। विपक्ष जो है लगातार तमाम मुद्दे सरकार के सामने रख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से तमाम सवालों के जवाब जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। सत्र में बने रहेंगे, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।